पुरानी कहावत है, पहले हम शराब पीना शुरू करते हैं और बाद में शराब हमें पीना शुरू कर देती है। इस कहावत में एक बड़ा पैगाम छिपा हुआ है, जिसका केंद्र बिंदु है शराब का हमारे जीवन पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। यह अकारण नहीं है कि शराब को विष से भी भयंकर बताया गया है। शराब की लत मनुष्य के अपने स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होती है, इसके अनेकानेक सामाजिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जो राष्ट्र की प्रगति में अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। शराब तबाही का पर्याय है। यह जानते हुए भी शराबखोरी करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। फरवरी 2019 में एम्स ने मद्यपान पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार भारत के लगभग 5 करोड़ नागरिक गंभीर रूप से मद्यपान की आदत के शिकार हैं। शराब के हानिकारक प्रभावों को इस देश में यदि सर्वप्रथम किसी ने अत्यंत गंभीरता से लिया था तो वे थे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक महात्मा गांधी। शराब के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर बापू ने मद्य निषेध की पैरोकारी की और इसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने एक आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाया। मद्यपान को बापू चोरी एवं वैश्यागमन से भी घृणित कृत्य मानते थे। इसीलिए वह कहा करते थे कि यदि 1 घंटे के लिए मुझे भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं देश में शराब की दुकानों को बिना कोई क्षतिपूर्ति किए तत्काल प्रभाव से बंद करवा दूं। सर्वप्रथम बापू ने ही शराब मुक्त भारत का स्वप्न अपनी आंखों में संजोया था। वह समूचे भारत में समग्र रूप से मद्य निषेध चाहते थे, न कि किसी विशेष राज्य या जिले में। वह परिवार, समाज एवं राष्ट्र पर शराबखोरी के पड़ने वाले कुप्रभावों से सुविज्ञ थे। इसीलिए बर्बादी के इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को उन्होंने न सिर्फ सचेत किया बल्कि शराब छुड़वाने के लिए लोगों से यह आह्वान किया कि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हों। उनका यह मानना था कि शराब हमें अनैतिकता एवं पाप की ओर ले जाती है तथा इसका स्वरूप बर्बर होता है। बापू ने मद्य निषेध को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। वह चाहते थे कि इस सिद्धांत के दायरे में समूचे देश को लाया जाए। बापू के ये विचार आज़ादी से पहले भी प्रासंगिक और आज़ादी के बाद भी प्रासंगिक बने रहे। उनके विचारों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए आज़ाद भारत के संविधान में मद्य निषेध को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में शराबबंदी को प्रोत्साहित किया गया है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आज़ादी के बाद जहां मद्य निषेध को प्रोत्साहित करने के संवैधानिक प्रावधान बनाए गए, वहीं बापू की प्रेरणा से देश में मद्य निषेध का राजनीतिक आकर्षण भी कायम रहा। इस सब के बावजूद भारतीय समाज में शराबखोरी बजाय घटने के बढ़ती ही चली गई और देश में समग्र मद्य निषेध व शराब मुक्त भारत का सपना अधूरा ही रह गया। प्रसंग व संक्षेप में उन कारणों पर दृष्टि डाल लेना समीचीन रहेगा जिन्होंने भारत में शराबखोरी को बढ़ाया है। भारत में जिन कारणों से शराबखोरी बढ़ी है उनमें प्रमुख है पाश्चात्य एवं आंग्ल सभ्यता का अंधानुकरण। फिल्मों व टीवी सीरियलों आदि में शराब के दृश्यों को प्रमुखता से आधुनिक जीवन शैली के प्रति बढ़ता आकर्षण, विशाल मध्य वर्ग, लोगों की आमदनी में इजाफा, तनाव, एकाकीपन, अवसाद, असफलता, शराब के लुभावने विज्ञापनों का आकर्षण, शराब को थकान मिटाने के साधन के रूप में देखना, गलत संगत, युवा आबादी का कामकाज के सिलसिले से घर से बाहर निकलना, संयुक्त परिवारों का टूटना, घटती सामाजिकता एवं बढ़ता शहरीकरण आदि। इन कारणों के अलावा यह रेखांकित करना भी समीचीन रहेगा कि सामाजिक वर्जनाओं के टूटने एवं शिथिल पड़ने से देश में कुछ इस तरह का सामाजिक बदलाव आकार ले चुका है जिसमें शराब को पहले जितना बुरा नहीं माना जाता था। एक तरफ तो विभिन्न कारणों से समाज में शराबखोरी बढ़ती गई तो दूसरी तरफ शराबबंदी को लेकर सरकारें उदासीन रही, क्योंकि एक तरफ तो उन पर शराब माफियाओं का जबरदस्त दबाव रहा तो दूसरी तरफ वे शराब की बिक्री से मिलने वाले भारी भरकम राजस्व से हाथ नहीं धोना चाहती थी। यहाँ तक कि सरकारें जहरीली शराब से होने वाली मौतों तक से विचलित नहीं हुई। शराबखोरी बढ़ने के साथ साथ देश में शराब का उत्पादन एवं खपत तो बढ़ी ही, कम उम्र यहाँ तक कि अल्पवयस्क भी शराब के नती बन गई। भारत में न सिर्फ शराब की खपत बढ़ी है बल्कि उत्पादन भी बढ़ा है। आज भारत दुनिया के अग्रणी शराब निर्माता के रूप में अपनी जगह बना चुका है। विडंबना यह है कि कम उम्र के लोगों में भी शराब पीने का चलन बढ़ रहा है, यानी शराब पीने और औसत आयु तेजी से घट रही है। वर्ष 1990 में जहां देश में शराब पीने की औसत आयु 28 साल थी, वहीं वर्तमान में यह घटकर मात्र 15 साल रह गई है। यह रुझान बहुत घातक है। शरीर एवं परिवार का विनाश करने वाली शराब देश की प्रगति में बाधक बनती है। अतः शराब
शराबबंदी को राजस्व की क्षति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक लाभ के रूप में देखना चाहिए। भारत में बढ़ती शराबखोरी के बीच जहां शराबबंदी की मांग उठती रही है, वहीं इसके आंदोलन भी होते रहे। इस बीच राज्य स्तर पर शराबबंदी की पहले भी होती रही। महात्मा गांधी के गृह प्रदेश गुजरात में वर्ष 1958 से शराबबंदी लागू है। बिहार में वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू की गई। नागालैंड में वर्ष 1989 में शराबबंदी लागू की गई तथा वर्ष 2016 में तमिलनाडु में चरणबद्ध शराबबंदी की शुरुआत की गई। कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पहले तो शराबबंदी लागू की गई किंतु बाद में इसे हटा। इन पहलों की असफलता के पीछे अनेक कारण है। जहां सरकारों को शराबबंदी के कारण भारी भरकम राजस्व की क्षति उठानी पड़ी, वहीं शराब बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की भरपाई के लिए नए नए कर लगाने पड़े तथा पहले से चले आ रहे करों में वृद्धि करनी पड़ी, जिनके अच्छे राजनीतिक परिणाम नहीं निकले। सरकारों पर उन शराब माफियाओं का भारी दबाव भी रहा जो राजनीतिक दलों को मोटा चंदा देकर उन्हें उपकृत करते। यही कारण है कि सरकारों द्वारा राजस्व क्षति का हवाला देकर शराबबंदी हटाए जाने के कदम का उचित ठहराया जाता रहा। यह भी देखने को मिला कि शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे शराब बेची जाती रही, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा। शराबबंदी से लोगों को रोजगार भी छिने। इन्हीं सब कारणों से देश के अनेक राज्य शराबबंदी लागू करने की हिम्मत नहीं जुटाकर शराब मुक्त भारत का सपना साकार नहीं हो पाया। हालांकि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने हैं। शराबबंदी के संबंध में यहाँ यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि समाज की क्षति। सही उत्तर है समाज की क्षति। राजस्व की क्षति की भरपाई तो अन्य तरीकों से भी हो सकती है किंतु सामाजिक क्षति की भरपाई संभव नहीं है। यह बात सरकारों को समझनी होगी। शराब का सेवन दिल, दिमाग, लीवर और किडनी की घातक बीमारियों का तो कारण बनता ही है, इसके बर्बर स्वरूप से अपराध भी बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटनाओं से शराब का सेवन जहाँ एक बड़ा कारण होता है, वहीं इससे घरेलू हिंसा एवं कलह की घटनाएं भी बढ़ती है। घर की महिलाओं को शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शरीर एवं परिवार का विनाश करने वाली शराब देश की प्रगति में बाधक बनती है। अतः शराबबंदी को राजस्व की क्षति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक लाभ के रूप में देखना चाहिए। राज्यों द्वारा जिस राजस्व की क्षति का हवाला देकर शराबबंदी को अनुचित ठहराया जाता है, उसके बारे में महात्मा गांधी का कहना था कि आबकारी राजस्व प्राप्ति का एक अनैतिक, पापयुक्त एवं बहुत ही भद्दा साधन है। राजस्व प्राप्ति के जिस साधन की बापू इतनी तीव्र भर्त्सना क्या करते थे, वह देश की सरकारों के लिए इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि वे राजस्व लाभ के लिए सामाजिक लाभ की अनदेखी कर रही है। इसी के साथ समग्र मद निषेध एवं शराब मुक्त भारत का सपना चिंदी चिंदी हो रहा है। शराबबंदी एक नेक पहल है। सामाजिक लाभ की वह पहल है जो परिवारों को, समाज को और अंततः राष्ट्र को तबाही और क्षय से बचाती है। शराब मुक्त भारत की परिकल्पना असंभव नहीं है, बशर्ते इस दिशा में सच्चे मन से दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाए जाए। इन कदमों में पारदर्शिता हो तथा समाज के हित का जज्बा हो। जब यह जज्बा होगा तो राजस्व क्षति की दलीलें सामने नहीं टिक पाएंगी। यूं भी जब किसी समस्या से निपटने की प्रबल इच्छा शक्ति पास होती है तो वह विकल्प भी तैयार कर लेती है। शराब मुक्त भारत के लिए जहां दृढ़ पहले वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश भी जरूरी है ताकि शराबखोरी के चोर दरवाजे न खुले रह जाए। सरकारी पहलों के अलावा साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ाकर भी हम शराबबंदी के अनुकूल वातावरण तैयार कर शराब मुक्त भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। शराब मुक्त भारत के स्वप्न को साकार कर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जिस तरह से देश में शराबबंदी के प्रति राजनीतिक आकर्षण दिख रहा है तथा राज्यों के चुनाव में शराबबंदी को चुनावी घोषणाओं में स्थान दिया जा रहा है, उससे उम्मीदें जागी है। बस जरूरत दृढ़ प्रयासों की है। इस नेक शुरुआत को अभिष्ट आयाम देने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।